नमस्कार साथियों, आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। मार्केट में एक बहुत बढ़िया किताब आया है, ऑल आउट के है, एडिटोरिया का है ना। उसमें 6 से 12 तक के जितने भी सारे बुक के हैं उससे क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव बनाकर दिया गया है। मैंने देखा तो किताब बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो इस पर भी एक वीडियो बना दिया जाए। एक नहीं, काफ़ी वीडियो बनेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर उसमें दिया गया है। हिस्ट्री अलग है, पॉलिटी अलग है, इकोनॉमिक्स है, उसमें 4 है ना चैप्टर हैं। बहुत सारे चैप्टर हैं, हर क्लास से अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। और डिस्कशन मैंने यहाँ पर क्या किया, डिस्कशन को साथ में लेकर चला है ना। ये हम एनसीईआरटी की बुक से सारा कुछ उठाए हैं। ये उनके लिए फायदे होंगे जो 6 से 12 तक अभी तक नहीं पढ़े हैं या ये एक दो बार पढ़े हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि उनके लिए ये रिवीजन का काम करेगा, है ना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर से यानी क्लास से ये स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ, सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ है ना कहाँ स्थित है। ये पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। इसे डिस्कशन देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान के हिस्से में आती है। देखिए मैंने यहाँ इतिहास जो है ना एनसीईआरटी के बेस पे उठाया है। देखिएगा एनसीईआरटी के अनुसार यह महत्वपूर्ण क्षेत्र जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाना शुरू किया था। इसी क्षेत्र में लोगों ने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किया था। कहने का मतलब है कि सबसे पहले लोग ये गेहूं, जौ, भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था, ठीक है, समझ गए। दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा। सिंधु को है ना हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा। ईरानी और यूनानी ने। क्यों कहा, ठीक है, तो क्योंकि वो स का उच्चारण ह के रूप में करते थे। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना। क्योंकि ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह की तरह किया जाता था, इसलिए उन्होंने सिंधु को हिंदोस या इंडोस कहा। उन्होंने इस नदी के पूर्व में पड़ने वाले भूमि प्रदेश को इंडिया नाम दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा जाता था। पांडुलिपियों को निम्न में से किन भाषा में लिखा जाता था। तो संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल, तीनों है ना। संस्कृत, प्राकृतिक, तमिल तीनों में लिखा जाता था। ये पांडुलिपि किस पे लिखा जाता था। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, भोज नामक पेड़ की छाल पर से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता था, तो हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते थे, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ये कौन सा छाल पेड़ से मिलता था। तो भुज नामक पेड़ की छाल से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कह सकते हैं ये पांडुलिपि अलग अलग क्षेत्रों में और पाठकों के आधार पर इन तीनों भाषाओं में मिलती है। जैसे संस्कृत, संस्कृत सबके लिए नहीं होता था, यह मुख्य रूप से पुरोहित, राजा और उच्च वर्ग की भाषा थी, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान और राजाओं की प्रशंसा लिखी जाती थी। प्राकृतिक, ये आम भाषा को आम जनता के लिए थी, जैसे आम जनमानस की भाषा थी, ताकि साधारण लोग ही ज्ञान की बात समझ सके, है ना। तमिल, तमिल ये दक्षिण भारत हो गया। तमिल दक्षिण भारत के प्राचीन समाज, व्यापार और संगम साहित्य को दर्ज करने के लिए इसका व्यापक उपयोग हुआ है, ठीक है। तो समझ गए कि संस्कृत किसके लिए था, उच्च वर्ग के लिए, प्राकृतिक आम जनमानस के लिए भाषा था, और तमिल दक्षिण भारत के लिए था, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपमहाद्वीप को कहा जाता भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता था क्योंकि, है ना, बड़े आकार के कारण, हाँ, और समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। दोनों सही है, बड़े आकार के कारण भी है, और समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों के से बटे होने के कारण भी है। दोनों सही है, दोनों सही है, ठीक है। देख लेते हैं। उपमहाद्वीप आप लोग जानते हैं कि किसी महाद्वीप के भीतर एक ऐसे विशाल और स्वतंत्र भूभाग को कहते हैं जिसकी अपनी विशिष्ट भौगोलिक पहचान हो, उसको क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। जिसे भारतीय महाद्वीप में कौन कौन आते हैं, जैसे आधुनिक भारत, है ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को मिलाकर जो क्षेत्र बनता है उसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में पूछे कौन कौन आते हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, है ना।
देखते हैं हम लोग आगे। पांडुलिपियों का महत्व क्या है, पांडुलिपियों का क्या महत्व है। ठीक है, तो इसमें प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातें की चर्चा होती है, मिलती है, बिल्कुल सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति हुई है, बिल्कुल हुई है। धार्मिक मान्यताओं एवं व्यवहारों की चर्चा ये भी मिलती है। तो कहने का मतलब है कि तीनों तीनों सही है। ठीक है, ये तीनों सही है। देख लेते हैं। प्राचीन पांडुलिपि इतिहास जानने के बहुत बड़ा साहित्यिक स्रोत है। ठीक है, सबसे बड़ा साहित्यिक स्रोत कौन सा, पांडुलिपि है। इस इसमें हमें प्राचीन काल के विज्ञान, दबाव, राजाओं के रहन सहन, युद्ध और उस दौर के धार्मिक रीति रिवाजों की पूरी जानकारी मिलती है, इसलिए है ना, इसलिए ये जरूरी है। और कथन देखिए चार, इसमें क्या था, स्तंभ, हाँ देखिए एक छूट गया था। स्तंभ लेखों का अध्ययन, स्तंभ लेख पांडुलिपि पर नहीं लिखा जाता था। स्तंभ मतलब हो गया कि जो स्तंभ लेख हार्ड चीज पे लिखा जाता है, जैसे पत्थर हो गया, है ना, इस टाइप का में लिखा जाता था, इसलिए इसके पांडुलिपि में नहीं आएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ होगा, देखिए स्तंभ लेख पत्थरों, खंभों या धातुओं जैसी कठोर सतहों पर खोद कर जो है ना उत्कीर्ण करके लिखे जाते थे। पांडुलिपियां मुलायम पत्रों या छालों पर हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, अतः स्तंभ लेखों का अध्ययन पांडुलिपि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बल्कि अभिलेखा शास्त्र के तहत आता है। ठीक है, स्तंभ लेख जो आएगा अभिलेखा शास्त्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुर्ज होम में आवास आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बुर्ज होम पड़ता कहाँ है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बुर्ज होम के लोग गड्ढे के नीचे घर बना कर रहते थे, बिल्कुल रहते थे, क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत अधिक होता था। ठंड से बचने के लिए लोग घर घर के नीचे मतलब जमीन के नीचे गड्ढा खद करके उसमें रहते थे। पुरातात्विक को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों स्थानों पर आग है ना जलाने की जगह मिली है। अंदर भी लोग जलाते थे, बाहर भी जलाते थे, तो दोनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, देख लिए। बुर्ज होम कहाँ है, कश्मीर में स्थित है ना, नौपाषाणिक स्थल है। कश्मीर में अत्यधिक ठंड से बचने के लिए लोग यहाँ जमीन के अंदर गड्ढा खोद कर घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास है ना, गर्तवास कहा जाता था। इन गड्ढों में उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी होती थी, स्वाभाविक है, बना ही होगा। पुरातात्विक को इन गर्तवासों और झोपड़ियों के अंदर भी और बाहर भी राख और आग जलाने के साक्ष्य मिले हैं, है ना। इससे यह साबित होता है कि यहाँ के लोग है ना मौसम के मिजाज के हिसाब से खाना पकाते थे। सर्दियों और बारिश के अंदर सर्दियों या बारिश में घर के अंदर और अच्छे मौसम में घर के बाहर आग जलाते होंगे। देखिए कह रहा है संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्य द्वारा गेहूं, हम लोग पढ़े अभी, जौ उगाना, भेड़ बकरी पालना किया गया था, है ना। किस स्थान पर किया गया था, तो मेहरगढ़ में, है ना, मेहरगढ़ में किया गया था। अब मेहर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वो कहाँ से हुआ था, कीर्तन वाला में, तो पाकिस्तान में, यानी कि मेहरगढ़ भी पाकिस्तान के आसपास होगा। देखिए मेहरगढ़ वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रे है ना के पास उपजाऊ मैदान में स्थित है। यह इतिहास हुआ यह इतिहास का वह स्थल है जहाँ इंसानों ने सबसे पहले स्थायी है ना जीवन की शुरुआत की। क्यों, क्योंकि गेहूं जौ उगाना एवं पशुपालन बकरी पालना शुरू किया था सबसे पहले। अब देख लेते हैं हड़प्पा लोथल भीमबेटका के बारे में। हड़प्पा लोथल यहाँ लिखा हुआ देखिए, ये भी ये सिंधु घाट सभ्यता के परिपक्व शहरी केंद्र है। कौन कौन, हड़प्पा और लोथल। ठीक है, लोथल जानते हैं गुजरात में है, वह क्या है, बंदरगाह एक है, जो बहुत बाद के काल लगभग 4700 ईस्वी पूर्व के हैं। भीमबेटका के बारे में क्या है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका पूछता है कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में एक पूरा पाषाणिक गुफा स्थल है। ठीक है, गुफा स्थल है जो केवल आदि मानव के चित्रकारी, सिर्फ चित्रकारी और कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। कृषि के लिए इसमें कोई वर्णन नहीं है ना। भीमबेटका में सिर्फ आदि मानव के चित्रकारी और कलाओं के लिए प्रसिद्ध है, बस इतना याद रखिएगा। कह रहा 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे हैं, है ना, जलवायु परिवर्तन के कारण। जलवायु परिवर्तन हुआ, उससे क्या हुआ कि बर्फ पिघलने लगे, बड़े बड़े घास उगने शुरू हुए, इस वजह से वहाँ मवेशी लोग अस्थायी रूप से रहने लगे। देखते हैं आगे क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, बनने लगे। हाँ देखिए इतिहास के लगभग 12,000 वर्ष पूर्व के समय में जो एक महान बदलाव काल माना जाता है, इस दौरान दुनिया के जलवायु
जलवायु में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुए, तापमान में वृद्धि हुई, गर्मी बढ़ी। ठीक है, ठीक है। तापमान बढ़ने के कारण बर्फ पिघली और धरती पर बड़े बड़े घास के मैदान विकसित होने लगे। इस घास के मैदान के आने से घास वाले शाकाहारी जानवर, है ना, शाकाहारी जानवर जैसे हिरन, बरसिंगा, भेड़, बकरी, गाय की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई, जिससे मानव को पशुपालन की प्रेरणा मिली, है ना। घास रहेगा तो शाकाहारी जीव आ ही जाएगा। देखिए, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण काल का, है ना। तो देखिए, औजार पॉलिश किए जाते थे, बिल्कुल सही है। इस अवधि में ओखल और मूसल, ओखल मूसल होता था जिस आज के समय में गांव में कहीं देखे होंगे, गेहूं पीसने के लिए जाता लोग रखते थे, उसी टाइप का उसमें ओखल और मूसल का उपयोग अनाज के पीसने, लिखा हुआ, पीसने के लिए किया जाता था। तो बिल्कुल ये सही है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों, एक और दो दोनों सही है। देखिए, कह रहा नवपाषाण काल को पत्थरों के औजारों को तकनीकी क्रांति, है ना, का काल माना जाता है। नवपाषाण काल को पत्थरों के औजार, सबसे ज्यादा पत्थर का औजार है नवपाषाण काल में ही देखने को मिला है। ठीक है, और कह रहा है कि इस काल के औजार पहले के कालों जैसे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल की तुलना में बहुत अधिक तीखे और महीन थे। ठीक है, उसमें मोटा रहा होगा, इसमें तीखे धारदार वाले हो गए। देखिए, इनकी धार एकदम पैना मतलब बहुत नुकीला, और टिकाऊ बनाने के लिए उन विशेष रूप से पॉलिश पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ठीक है, और चूंकि इस काल में मनुष्य बड़े पैमाने पर खेती करना शुरू कर दिया था, इसलिए अनाज को कूटने, साफ करने और पीसने के लिए पत्थर, ओखली और मूसल, है ना, का आविष्कार इसी काल की देन है। याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक मानव आखेटक, खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे? स्वाभाविक है। देख लेते हैं आगे। एक जगह रुकने के कारण वहाँ फल, वृक्ष और जानवरों की खासकर समाप्ति हो जाती थी। एक जगह रहेंगे तो स्वाभाविक है कि वहाँ जितने जितने फल फूल वृक्ष होंगे, जानवर सबको मार मार के क्या करेंगे, खा जाएंगे। तो खत्म हो जाएगा, तो एक जगह दूसरी जगह जाना ही पड़ेगा। शिकार ढूंढने के कारण भी होता है, मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, मौसम बदलने के कारण, है ना। तो ये सब भी कारण रहा है। देखिए, आदि मानव जो है अखेटक, खाद्य संग्रह या शिकार और भोजन को इकट्ठा करने वाले घुमंतु जीवन के पीछे चारों ही व्यवहारिक और प्राकृतिक कारण जिम्मेदार है। चारों ही जो भी ऊपर पढ़े हम लोग, ये सब जो है ना, चारों कारण जिम्मेदार है। देखिए, पहला है कि वह एक जगह टिकते तो आसपास के सारे प्राकृतिक संसाधन जैसे फल फूल, पौधे, छोटे जानवर खाकर खत्म कर देते थे। आगे जीवित रहने के लिए उन्हें जगह बदलनी पड़ती थी। वे जिन बड़े जानवरों जैसे हिरन और जंगली मवेशी का शिकार करते थे, वे जानवर खुद चारा ढूंढने के लिए जगह बदलते थे। इनको ढूंढने के लिए लोग आदिमानव को बदलना पड़ता था। शिकारों को कभी उनके पीछे भागना पड़ता था। यही कारण है। देखिए, जो लोग मवेशी या जानवर पालने लगे लगे थे, तो उन्हें अपने पशुओं को चारा और घास के लिए नए मैदानों की तलाश होती थी। तो सही कारण है। देखिए, अलग अलग पेड़ पौधे में फल और फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए वे मौसम के चक्र के अनुसार अलग इलाकों में यात्रा करते थे। उनको पता चल गया था कि कौन मौसम में कौन सा फल फूल पेड़ पौधा होता है ना। इस कारण से भी देखिए, कह रहा है मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग, मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। आइए हम लोग विचार करते हैं। इस समय के पत्थर औजार माइक्रोलिथिक कहा जाता था। माइक्रोलिथिक तो अभी पढ़े हम लोग, ऊपर ही कहा जाता था, बिल्कुल सही है। पत्थर के औजार आकार में बड़े नहीं, अभी पढ़े हम लोग, छोटे होते थे, है ना, छोटे होते थे। ये कहने का मतलब ये गलत हो गया। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित नहीं, ऐसा नहीं कि छोटा औजार आ गया तो बड़ा को हटा देना है, नहीं, छोटा भी रहेगा और बड़ा भी रहेगा। ठीक है, छोटा प्लस बड़ा दोनों रहेगा। तनिकी कहने का मतलब होगा ये सही है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सिर्फ एक इसका आंसर होगा, केवल एक यह है ना। देखते हैं हम लोग। देखिए, डिस्कशन हम बार बार इसलिए पढ़ रहे हैं कि ताकि आप लोग एनसीईआरटी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, तो यहाँ पर आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिए, मध्य पाषाण युग का समय लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 पूर्व तक माना जाता है ना। मध्य पाषाण युग, ये देख लीजिएगा, टाइम पीरियड थोड़ा सा याद करिएगा। मध्य पाषाण युग का 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 पूर्व तक माना जाता है।
एक एक सही क्यों है? इस काल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इंसानों ने पत्थर के बहुत ही छोटे और सूक्ष्म औजार बनाने लगे थे। बताए भी थे, सूक्ष्म और छोटे और तीखा, मतलब बहुत ही नुकीला टाइप के बनाने लगे थे, साफ बनाने लगे थे, बनाने सीख लिए थे उन्होंने। अंग्रेजी अंग्रेजी में माइक्रोलिथिक, माइक्रो मतलब ही होता है छोटा सबसे, और हिंदी में इसे लघु पाषाण कहा जाता है। इन छोटे पत्थरों को अक्सर हड्डियों और लकड़ियों के मुठ्ठों पर लाकर आरी या भाले जैसी चीजें बनाई जाती थी। ठीक है, समझ गए? और कह रहा है कि कथन दो क्यों गलत है। इस काल में औजार बड़े नहीं बल्कि बहुत छोटे सूक्ष्म आकार के थे। बता भी थे कि छोटे होते थे। और तीसरा गलत क्यों? नए छोटे औजार माइक्रोलिथिक के आने से यह मतलब बिल्कुल नहीं था कि पुराने बड़े औजार गायब हो गए। इस काल में पुराने किस्म के औजार भी साथ साथ प्रयोग में लाए जा रहे थे, वे अनुपस्थित नहीं थे। यानी कि छोटा प्लस बड़ा दोनों का यूज होता था। हो सकता है छोटा काम के लिए छोटा, बड़ा काम के लिए बड़ा औजार का यूज होता होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? देखिए, हड़प्पा सभ्यता अंत पता ही नहीं चला कि कैसे अंत हुआ, क्यों अंत हुआ। देखिए, देखते हैं आगे क्या इसमें। हड़प्पा नगरों के लोगों ने छोड़ दिया। हड़प्पा नगरों के लोगों ने क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है, मुहरों, लेखन तथा बांटो का प्रयोग बंद हो गया। जब छोड़ दिया तो सब कुछ बंद हो गया, ये भी सही है। ठीक है, कह रहा है कच्चे माल का आयात घट गया। कच्चे माल का, जब कोई वहाँ लोग रहेंगे ही नहीं तो कच्चा माल का आयात कैसे होगा? ये भी सही है। नए बस्तियां की संख्या बढ़ गई, ये कैसे इससे हो गया? नए बस्तियां, जब कुछ है ही नहीं तो नया बस्तियां कहाँ से आएगा? तो है ना, तो इसमें केवल ये गलत हो, एक दो तीन, यानी कि केवल एक दो तीन सही है। देखते हैं डिस्कशन इसका। देखिए, लगभग 3900 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़ा संकट आया, जिसके कारण इस महान शहरी व्यवस्था का पतन हो गया। पतन के सीधे कारण पतन के सीधे और मुख्य कारण क्या है? ठीक है, जैसे सभ्यता का अंत हुआ, इसके चमचमाते और योजनाबद्ध शहर उजड़ गए। लोगों ने उन्हें छोड़ दिया। कथन एक सही है। लेखन कला, विशिष्ट मोड़ और मापतौल, मानकीकृत वाटों का पूरी व्यवस्था अचानक गायब हो गया। ठीक है, कथन दो भी सही है। शहरों के पतन से लंबी दूरी का व्यापार ठप हो गया, जिससे सुदूर क्षेत्रों से आने वाले कच्चे माल का आयात पूरी तरह क्या हो घट गया। यानी कि कहने का मतलब तीनों तीनों सही है। चौथा क्यों गलत है, आइए जानते हैं। जब हम इतिहास में किसी महान सभ्यता का अंत की बात करते हैं तो विनाश, विघटन और ह्रास की प्रक्रिया को ही उसका परिणाम माना जाता है। ठीक है, जब हम किसी का अंत की बात करते हैं तो विनाश, विघटन और ह्रास, ये तीन जो है ना, विघटन और विनाश की प्रक्रिया को ही उसका परिणाम माना जाता है। शहरों के टूटने के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिए पूर्व और दक्षिण की ओर बिखरे और छोटी ग्रामीण बस्तियां बसाई। लेकिन यह सभ्यता का अंत का तत्कालिक लक्षण या परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक नए और पिछड़े हुए हड़प्पा सभ्य उत्तर हड़प्पा ग्रामीण काल की शुरुआत थी। ऐसा नहीं है कि ये क्या था, लेकिन यह सभ्यता का अंत का तत्कालिक लक्षण या परिणाम नहीं था, बल्कि यह एक नए और पिछड़े हुए हड़प्पा सभ्यता ग्रामीण काल, है ना, की शुरुआत थी। बस्तियों की संख्या का बढ़ना एक सकारात्मक सूचक है जो पतन की परिभाषा को फिट नहीं बैठता है। अच्छा, देखिए, इसलिए क्या करें, इसलिए एनसीईआरटी के आधिकारिक तौर पर उत्तरों में केवल एक दो तीन को ही सभ्यता का अंत और शुद्ध परिणाम के रूप में स्वीकार किया है ना। तो वही एक दो तीन जो हम बताएं, वही तीनों सही है सिर्फ। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति एक समय सही मिलान करें, वस्तु हो गया आयात स्थान। अच्छा, तो कह रहा है कि तांबा, तांबा कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान से ही आता था। टीन राजस्थान से ही, सोना कर्नाटक, यानी कि तीनों के तीनों मैच है। ठीक है, सामने सामने दिया हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा एक दो, एक का दो, एक सेकंड देख लेते हैं। और सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर हम किए हैं, एक सेकंड बुझाइएगा। तांबा यहाँ हो जाएगा, टीन अफगानिस्तान, सोना कर्नाटक। अच्छा, तांबा राजस्थान हो जाएगा, टीन अफगानिस्तान से आता है ना, टीन हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, हाँ ठीक, ठीक है, वही है। तांबा,
तांबा जो है राजस्थान से, टीन याद रखिएगा अफगानिस्तान से, और सोना ये कर्नाटक से। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का अंत के संबंध में इतिहासकारों को क्या क्या अटकलें आई? हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया तो क्या क्या अटकलें सामने आई? सब लोग अपना अपना जो है ना अनुमान लगाएंगे किस तरह हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ होगा। ठीक है, तो कारण नदियों का सूखने का कारण एक ये भी बताएं, जंगलों के विनाश होने के कारण ये भी बताएं, चारगाह मैदान समाप्त होने के कारण, बाढ़ के कारण, है ना, शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, ये सभी जितना भी कारण है सब संभावना सबको माना जा रहा था, है ना। देखिए कह रहा है डी, आंसर नंबर डी क्या है? अच्छा 1 2 3 4 वही दिया। ठीक है, देख लेते हैं। पांचों अलग अलग कारण बताए गए हैं। नदियों को सूखने के कारण हो गया है, जंगलों के विनाश के कारण हो सकता है, चारागाह और घास वाले मैदान की समाप्ति के कारण हो सकता है ना, बाढ़ के कारण हो सकता है, भीषण बाढ़ के कारण, शासकों के नियंत्रण समाप्त हो जाने के कारण। ये सब अपना अपना मत दिए कि ये सब 5 कारण हो सकते हैं। देख लेते हैं हड़प्पा कहाँ अवस्थित है। अभी जो हड़प्पा है पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। पंजाब के, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। ठीक है, एक सिंध प्रांत भी है ना। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोया गया शहर हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, और विकल्प देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो और चुनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो और चुनहुदड़ो कहाँ है? ठीक है, ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। याद रखिएगा मोहनजोदड़ो और चुनहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और कालीबंगन, कालीबंगन हम लोग का भारत में है, कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि महान स्नानागार है ना कहाँ अवस्थित है? तो मोहनजोदड़ो में ही मिला है महान स्नानागार। देखिए मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है मोहनजोदड़ो, है ना। पुरातात्विक को एक खास तालाब मिला है, जिसे इतिहासकारों ने महान स्नानागार का नाम दिया है। इसे ईंट और प्लास्टर से बनाया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए इस पर चारकोल के परत, है ना, चारकोल के परत चढ़ाई गई थी। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, जहां विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर धार्मिक स्नान किया करते थे, ऐसा पता चला है। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगन में तो एक तो मिले हैं, हड़प्पा नहीं मिले हैं, और एक लोथल, हाँ लोथल, कालीबंगन और लोथल में मिले हैं। ठीक है, अग्निकुंड याद रखिएगा। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं? तो कालीबंगन और लोथल में मिले हैं। ठीक है, हम लोग इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रमुख नगर है, कालीबंगन और लोथल। ठीक है, कालीबंगन याद रखिएगा कहाँ है? राजस्थान में है। और लोथल कहाँ है? गुजरात में है, ये गुजरात में है। अग्निकुंड के या हवन कुंड के साथ मिले हैं। ठीक है, इन अग्निकुंड में मौजूदगी यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ पूजा पाठ किया करते थे। ठीक है, याद रखिएगा। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो विशाल स्नानागार हम लोग अभी पढ़े, अन्नागार है ना, योजनाबद्ध नगर निर्माण भी है। एक ऑप्शन और कहाँ गया? अच्छा हाँ, पकाई गई ईंटों का प्रयोग, पकाई गई ईंटों का प्रयोग, ये सभी सभी मिले हैं इसमें, यानी कि 1 2 3 4 डी नंबर। ठीक है, ये आंसर पढ़ते हैं हम लोग इसको। मोहनजोदड़ो को विशाल स्नानागार मिला है, हम लोग अभी देखे ऊपर में, है ना। अनाज सुरक्षित रखने के लिए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे शहर में बड़े बड़े अन्नागार, है ना, मिले हैं। ये हो गया। योजनाबद्ध मतलब इस नगर में पूरी तरह योजनाबद्ध है, जहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जल निकासी का उत्तम व्यवस्था थी, यानी कथन 2 भी सही है। तीसरा, इसके निर्माण में पकी हुई ईंटों, है ना, पकी हुई ईंटों का क्या है? प्रयोग इंटरलॉकिंग पैटर्न पर किया जाता था, जिससे दीवार हजारों साल तक मजबूत रहती थी। यानी कहने का मतलब चारों चारों सही है। याद रखिएगा विशाल स्नानागार मिला है, अन्नागार मिला है, योजनाबद्ध तरीके से वहाँ लोग, है ना, घर वगैरह सड़कें बनाते थे। पकी हुई ईंटों का प्रयोग वहाँ हुआ है। ठीक है, देखिए इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। देखिए
यह घोड़ नदी, ठीक है, के तट पर स्थित पुरातात्विक स्थल है, जो भीम नदी के एक सहायक नदी है। यह इनाम गांव है कहाँ? ये इनाम गांव महाराष्ट्र में है, अभी का महाराष्ट्र जो है उसमें है। यह स्थल लगभग 3600 से लेकर 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानव का निवास था। ये भी सही है, अच्छा, ठीक है। इस स्थल को दफनाने में सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा जाकर, है ना, लिटाया जाता था, जिसके उनका सिर सिर दक्षिण दक्षिण नहीं होता था, दिशा की ओर होता था, दक्षिण नहीं, उत्तर दिशा की ओर होता था, है ना। तो ये हो गया गलत, यानी कि 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। 1 2 सही है, देख लेते हैं। इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। ताम्रपाषाण काल, याद रखिएगा कि इनाम गांव किस काल से संबंधित है? तो ताम्रपाषाण काल का एक बहुत बड़ा बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे स्थित है, और यहाँ 3600 से 2700 वर्ष पूर्व के लोग रहते थे। इनाम गांव के वयस्कों को गड्ढे गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था, और उनका सिर उत्तर, अभी है ना, उत्तर उत्तर दिशा की ओर होता था, ना कि दक्षिण दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर उसको दफनाया जाता था। देखते हैं ऋग्वेदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया था। ऋग्वेदिक काल का रहा है, तो उसको जो है ना उसके मालिक के उनके उन्हें उनके मालिक की संपत्ति समझा जाता था। संपत्ति समझा जाता था मतलब निजी संपत्ति समझा जाता था। उनसे जो चाहे जो आप करवा सकते हैं, बिना बिना उनके मर्जी के, है ना। देखिए, उनके मालिकों की निजी संपत्ति माना जाता था। मालिकों उसे जो भी करवाना चाहते थे दासों को वह सब कुछ बिना किसी विरोध के करना पड़ता था। उन्हें कोई मजदूरी या स्वतंत्रता नहीं मिलती थी, है ना। ये था। ये होते कहाँ थे? ऋग्वेद में युद्ध में जीते हुए पुरुषों और महिलाओं को दास या दासियों बनाया जाता था। युद्ध में जीत कर लाते थे उसे दास या दासियों बनाते थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। देखिए, राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने का शक्ति थी। ऋग्वैदिक काल है ना, ऋग्वैदिक काल में राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने का शक्ति थी। नहीं, यहाँ के लोग जो है ना अपने स्वेच्छा से कर देते थे। ऋग्वैदिक काल में स्वेच्छा से जब मन हुआ जब वो कर देते थे। राजा का पुत्र स्वभाव रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। नहीं, ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति करके होता था, उसी में जो योग होता था उसको वहां से चुनते थे, है ना। तो दोनों को दोनों क्या होगा? गलत होगा। दोनों को दोनों कोई सही नहीं है। देखते हैं इसका व्याख्या क्या है। उपयुक्त में से कोई नहीं तो आंसर है डी। देखते हैं ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था के बाद के काल महाजनपद बोले महाजनपद काल में उल्टा था। ऋग्वैदिक काल से जस्ट उल्टा था, बिल्कुल अलग ही लोकतंत्र थी। ये गलत है। इस काल में राजा के पास जनता से जबरन, है ना, जबरदस्ती जो है ना नियमित कर वसूलने का कोई शक्ति नहीं, अधिकार नहीं था। लोग अपनी मर्जी से बलि या उपहार देते थे। ये गलत हो गया, ठीक है। इस काल में राजा का पद वंशानुगत नहीं था। राजा का बेटा अपने आप उत्तराधिकारी नहीं बनता था, बल्कि सभा और समिति जैसे आम संस्था योग व्यक्ति को राजा चुनती थी। बताए भी थे ऋग्वैदिक काल में ये चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण में मृतकों के विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता था। महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से, अच्छा, विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था। ये काले और लाल बर्तन, है ना, काले और लाल बर्तन के साथ दफनाया जाता था। देखिए क्या रहा। महापाषाण काल में कब्रों के चार जब कब्रों के चारों ओर और बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते थे, में मृतकों को दफनाने के साथ साथ उनके उपयोग की गई वस्तु भी रखी जाती थी। इन कब्रों में खास तौर पर काले और लाल मिट्टी के बर्तन, है ना, काले और लाल रंग की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इनके साथ ही लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल और सोने की गहने भी कब्रों से बरामद हुए हैं, ठीक है। और हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाजनपद के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए हाँ देखिए, नियमित अधिकारी को नियुक्ति शुरू की। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि महाजनपद के पास जो है ना बहुत बड़ा सेना रखना होता था, प्लस अपने किलों को चारों ओर सुरक्षा के लिए सेना बनवाया था। उसके लिए उसको कर की आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ने लगी थी। तो वहाँ पहले लोग ऋग्वैदिक काल में अपने स्वेच्छा से देते थे, लेकिन यहाँ लोग अब जबरदस्ती लेने लगे। देखिए कर रहा है, जनता के द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों का निर्माण और बड़ी
अस्थायी सेना के रख रखाव की संस्थानों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था, है ना। पर्याप्त नहीं था कि आप जब मन हुआ जब आप नहीं दीजिए, हमको अब नियमित दीजिए अब, है ना। तो क्या है, दोनों को दोनों क्या है, सत्य है। अधिकारी भी एक नियुक्त किया था, है ना, जो कर हमको वसूल वसूल के दे, और ये वाला भी। देखते हैं आगे नीचे व्याख्या क्या है इसका। देखिए, महाजनपद है ना, लगभग 2500 वर्ष पूर्व महाजनपद काल के राजाओं ने, याद रखिएगा काल का थोड़ा, बड़े बड़े शहरों की किलेबंदी शुरू की और भारी अस्थायी सेना रखनी शुरू किया, अस्थायी सेना रखना शुरू किया। इसके लिए बहुत अधिक धन और संसाधनों की जरूरत थी, स्वाभाविक है, रहेगा ही। यह केवल जनता द्वारा त्योहार और मौके पर स्वेच्छा से दिए जाने वाले उपहारों पर निर्भर नहीं नहीं रहा जा सकता था। इसलिए, ठीक है, इसलिए इसलिए जो है, राजाओं को नियमित रूप से अब चाहिए, नियमित रूप से फसल और व्यापार और कारीगर से नियमित टैक्स वसूलने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति की। ठीक है, यही है। देखिए, कह रहा है, सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था जिसके बाद उनके सैनिकों ने आगे बढ़ने सैनिकों ने और आगे पूर्व की ओर और बढ़ने से इनकार कर दिया था। तो ये कौन सा नदी था, तो ये ब्यास नदी था। ठीक है, ब्यास नदी है। देखिए, कह रहा है कि मकदूनिया यूनान का राजा सिकंदर विश्व विजय के अभियान पर जब भारतीय उपमहाद्वीप में आया तो वह ब्यास नदी के तट पर पहुंच गया। ठीक है, जब उसने ब्यास नदी पार करके मगध की ओर बढ़ने का आदेश दिया तो उसके सैनिकों ने साफ इनकार कर दिया, है ना, साफ इनकार कर दिया कि हम पार नहीं करेंगे। सैनिक डरे हुए थे क्योंकि उन्हें सुन रखा था कि भारत के शासकों, जिसे मगध पर उसमें नंद वंश के शासन था, के पास पैदल सैनिक, रथ और हाथियों का बहुत बड़ा विशाल सेना है। ऐसा उनके सैनिक सुन रखे थे, है ना। अब इसलिए वह जो है ना, व्यास नदी को नहीं पार करना चाहते थे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बज्जी संघ, बज्जी किसकी राजधानी है ना, वैशाली की। सभाओं में भाग लेने के लिए बज्जी संघ की सभा में भाग लेने के लिए किन समूहों की सख्ती से बाहर रखा गया था। हाँ, तो महिलाओं और दास को और कर्मकार को, जिनके पास जमीन जायदाद नहीं था, उनको इसमें भाग लेने का अधिकार नहीं था। ठीक है, देखते हैं वैशाली। ठीक है, देखिए, बज्जी गण एक संघ वैशाली बिहार की जिला राजधानी थी। यहाँ एक नहीं बल्कि कई शासक मिलकर राज करते थे। ये सभी राजा सभा में बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा बहस करके निर्णय लेते थे। बहुत बढ़िया सिस्टम था, है ना, करके निर्णय लेते थे। लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी महिलाओं, दासों और कर्मगारों और भूमिहीन मजदूर को इन सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी, जिन्हें सख्ती से बाहर रखा गया था। ठीक है, बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है, तो बज्जी संघ का वर्णन वैशाली दिग निकाय में है ना, दिग निकाय में है बज्जी संघ का वर्णन। बस वही है, दिग निकाय में इसका वर्णन है। ठीक है, दिग निकाय भगवान बुद्ध के कई महत्वपूर्ण व्याख्यान संकलित है। इसे लगभग 2300 वर्ष पूर्व लिखा गया था। भी इसमें इसमें यह भी वर्णन है कि कैसे मगध के राजा अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था और उन्हें बुद्ध से सलाह ली थी। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ इसमें। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आगे हम लोग उत्तर वैदिक काल में, है ना, उत्तर वैदिक काल में, है ना। इसमें स्थिति और महिला का जो है ना, और स्थिति दयनीय हो गया था। देखिए, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों को का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी। बिल्कुल सही है, समझे। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। पहले कर्म के आधार पर था, है ना, अब हो गया जन्म के आधार पर। जैसे राजा के बेटा राजा ही बनेगा, बढ़ी के बेटा बढ़ी बनेगा, इस टाइप का उत्तर वैदिक काल में आ गया था, व्यवस्था था। ठीक है, देखिए, इस काल में समाज के पुरोहित ब्राह्मणों ने महिलाओं और शूद्रों को की स्थिति एक समान एक समान स्तर पर ला दिया था। किसको महिलाओं शूद्रों को, दोनों को। जैसे कि वैदिक में काल में वर्ण व्यवस्था कर्म कर्म माने काम के आधार पर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते थे पूरी तरह
जन्म के आधार पर तय हो गया। ऋग वैदिक काल में था कि कर्म, अगर तुम बढ़ी का काम करना चाहते हो तो बढ़ी का तुम काम करो, कोई जो नहीं है कि तुम्हारा अगला बेटा भी तुम्हारा बढ़ी ही बने। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा नहीं था, जन्म के आधार पर बढ़ी का बेटा हुआ तो वो बढ़ी ही है, इस टाइप से हो गया था उत्तर वैदिक काल में। देखिए महाजनपद काल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। महाजनपद, देखिए इसमें है क्या कि हल के फाल मतलब जो हल होता था है ना, उसके आगे लोहा टाइप का लगा जाता था ताकि मिट्टी जो होता था हार्ड मिट्टी को आसानी से कोड़ा जा सके। अब लोहे के बनने लगे थे, तो बिल्कुल सही है। धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था। धान का पौधा, पहले लोग बीज रोपते थे, अब धान का पौधा छोटा उगा के धान उपजाने लगे ताकि बहुत दिन तक जो है ना खराब ना हो। या पहले बीज रोपता था तो उसको पानी बरसात होने के कारण खत्म हो जाता था, है ना। देखते हैं इसका व्याख्या। अच्छा, असत्य कथन चुनना था, दोनों तो सही है ना, दोनों सही है, यानी कि ये आंसर होगा। ना तो एक गलत है ना तो दो गलत है। अच्छा, वही हमको लगा कि एक दो ना ही दे रहा। चलिए ठीक है, वही है कि हल के फल अब लोहे के बनने लगे थे, धान के पौधे का रोपण प्रारंभ हो गया था। दोनों सही है, तो असत्य कथन चुना था। ठीक। देखिए महाजनपद काल 2500 ईस्वी पूर्व से में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े बदलाव हुए। पहला बदलाव, लकड़ी के फाल के जगह लोहे का फाल है ना का इस्तेमाल होने लगा। इससे सख्त जमीन को आसानी से खोदा जाने लगा और पैदावार बढ़ी, है ना। पहले लकड़ी का होता था तो हार्ड जमीन नहीं खोद पाता था, इसे छोड़ दिया जाता था। दूसरी सबसे बड़ा बदलाव, धान का रोपण शुरू हो गया। खेतों में सीधे बीज छिड़कने के बजाय, बोले थे बताए थे बिना, अब धान के पौधा को तैयार करके उन्हें खेतों में रोपा जाने लगा। इससे पौधे की जीवित रहने की संभावना बढ़ गई और फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ गया। ठीक है। महाजन महाजनपद काल के अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो चित्रित धूसर मृद भांड, है ना, चित्रित धूसर मृद भांड। ठीक है। कह रहा महाजनपद काल के अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो चित्रित धूसर मृद भांड का उपयोग किया जाता था, याद रखिएगा। देखिए महाजनपद काल के पुरा स्थलों की खुदाई में एक विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिसे यहाँ कहा जाता है मृदभांड कहा जाता है। ये चित्रित धूसर मृदभांड कहा जाता है। ये बर्तन आमतौर पर धूसर धूसर मतलब होता था मटमैला रंग। देखिए मटमैला रंग के होते थे जिन पर सरल रेखाएं और ज्यामितीय आकृति है ना, कुछ भी ज्यामितीय आकृति, त्रिभुज बनल है चाहे फिर गोल, कुछ भी आकृति ज्यामितीय आकृति क्या कर रहा है, ज्यामितीय आकृति के रूप में सुंदर चित्रित की गई थी। ये बर्तन जो है ना बहुत पतले, सुंदर और चिकने होते थे, जिनका उपयोग अनाज अनाज रखने या घास खास मौके पर है ना, खास मौके पर खास मेहमानों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था, ऐसा होता था। कह रहा है अफगानिस्तान से हम लोग पढ़े तो टीन मिलता है वहाँ। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। अफगानिस्तान, ठीक है। तो अफगानिस्तान पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। कराविले पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण करवाया गया था। इसे ब्राही, हाँ ये हुआ था, करवाया गया था। इसे ब्राही लिपि में लिखा गया था, ब्राह्मणी लिपि में नहीं लिखा गया था। जिसे ब्राह्मणी लिपि इधर चलता था मगध वाले क्षेत्र में, और अफगानिस्तान पाकिस्तान एरिया में खरोष्ठी या फिर वहाँ के जो यूनानी लोग होते थे उस टाइप का वहाँ लैंग्वेज चलता था। ये दूसरा गलत है ना, ये गलत है। देखते हैं इसका। देखिए कंधार भारत के मौजूदा उत्तर पश्चिम में था, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग ब्राही अप्राकृतिक नहीं जानते थे, इसलिए अभिलेख कुछ क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले दो अलग अलग लिपियों में और भाषाओं में थी। पहला यूनानी और दूसरा अरामी अरेमिक में उत्कीर्ण था, ना कि ब्राह्मणी में। ब्राह्मणी उधर नहीं चलता था, उधर लोग समझते ही नहीं थे। ठीक है। जनपद का क्या अर्थ है? जन मतलब जन लोग है ना, जन के बसने की जगह, जहाँ लोग बस गए वो हो गया जनपद। ठीक है।
वह स्थान या भूभाग जहाँ जन आनी लोग अपना पैर रखकर या आकर बस जाते थे, वही जनपद हो गया। अस्थायी रूप से रहने लगे, वही सिर्फ जनपद का, जैसे कबीले होते थे। वैदिक काल में इसे छोटे कबीले, है ना, जन, देखिए जन यहीं से आया है। एक जगह अस्थायी रूप से खेती करने लगे और बस गए, उस क्षेत्र को जनपद कहलाता था। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग ऊपर में बहुत बार पढ़े हैं कि महाजनपद का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है, तो 2500 ईस्वी पूर्व पहले हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अब पूछते हैं कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद हैं। ठीक है, देखते हैं। इतिहास लगभग 2500 ईस्वी वर्ष पूर्व अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। कुछ महाजनपद राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हें महाजनपद कहा जाने लगा था। इससे कुछ 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है, जैसे मगध, कौशल, बज्जी, अवंती आदि। इनमें से अधिकांश महाजनपद की एक सुदृढ़ राजधानियां होती थी, जैसे हम लोग पढ़े थे में, है ना, बज्जी का राजधानी वैशाली, इस टाइप से। राजा राजा विशाल किले बंदी करके अपनी अस्थायी सेना क्या करते थे, रखते थे महाजनपद में। अब आते हैं, इसको देखते हैं। भारतीय दर्शन की शाखा को उसके संस्थागत से मिलाने के लिए शाखा दर्शन है, जैसे वैशेषिक। वैशेषिक क्या लिखे थे, ये हो जाएगा कनाद के द्वारा, संस्थापक है इनका। योग तो जानते ही हैं कौन है, पतंजलि। ठीक है, सांख्य हो गए कपिला, और पूर्व मीमांसा जैमिनी। ये तो हम इससे बना दिए, इसको मिलाएं कैसे, तो 1 का 4, 2 का सी, 3 का हो जाएगा बी, और 4 का ए, यानी कि DCBA, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए वही जो बोले हैं, वैसे ऐसे कहाँ हो जाएंगे, योग पतंजलि है, सांख्य कपिला है, पूर्व मीमांसा जैमिनी। एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा भी आता है ना। देखिए लिखा उत्तर मीमांसा के दर्शन मिलता है, उत्तर मीमांसा बधायन या व्यास ने उत्तर मीमांसा या वेदांत का दर्शन दिया था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें संस्कृत के व्याकरण तैयार किया था, बिल्कुल सही है। ठीक है, पाणिनि अष्टाध्यायी में व्याकरण का ही वर्णन है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन के बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया था। नहीं, दोनों को जो है ना, यही जोड़े थे, दूसरा लोग नहीं जोड़े थे। स्वर और व्यंजन दोनों यही जोड़े थे, यानी कि कहने का मतलब ये गलत हो गया और ये सही हो गया, तो केवल एक सही है ना। दो क्यों गलत है बताएंगे, देखिए दो क्यों गलत। पाणिनि ने स्वर और व्यंजनों दोनों को एक साथ ही विशेष वैज्ञानिक क्रम में व्यवस्थित किया था, मतलब कहने का मतलब दोनों को यही किए थे। ठीक है, और कह रहा है उन्होंने संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विकास के लिए अत्यंत समृद्धि व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की है। याद रखिए, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि है। ठीक है, कह रहा है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये कहाँ दिया है, सारनाथ में दिया है, सारनाथ में दिया है। ठीक है, सारनाथ में दिया, वहां उन्होंने 5 पुराने भिक्षु साथियों को अपना पहला उपदेश दिया था। बौद्ध इतिहास में इस घटना को क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ठीक है, इसी याद में मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ में एक विशाल स्तूप और सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था, इसी की याद में। ठीक है, कहा बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुखों का कारण तृष्णा लालसा बताया था। हाँ, बताया था, सही है। उन्होंने आत्म संयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, ये भी सही है ना। उन्होंने कहा आत्म संयम अपनाकर मनुष्य जो है ना तृष्णा से मुक्ति पा सकता है, सही है, दोनों सही है। देखिए, बुद्ध के अनुसार हमारा जीवन दुख और कष्टों से भरा है, और इस दुख का मुख्य कारण हमारी अंतहीन इच्छाएं, लालसा और तृष्णा है। जब हमारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है तो हमें और अधिक पाने की लालसा लगने लगती है। सही है, मेरे पास अभी बाइक है तो लगता है कार हो जाना चाहिए, इसी टाइप का।
ठीक है। 2, इस अंतहीन तृष्णा या हताशा की आग से बचने के लिए बुद्ध ने मध्यम मार्ग है ना, मध्यम मार्ग या आत्म संयम की शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर और संय- सम- संयमित संयमित जीवन जीकर इस तृष्णा से पूरी तरह मुक्ति पा सकता है। सही है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है? उपनिषद मतलब होता है जो गुरु के समीप बैठा जाता था, गुरु के समीप बैठना ही उपनिषद कहलाता था। ठीक है, देखिए उपनिषद शब्द 3 भागों से मिलकर बना है। उप मतलब होता है समीप, नि मतलब होता है निष्ठा पूर्वक, और पद मतलब बैठना। बस यही है, तो गुरु के समीप या पास बैठना। ठीक है, कह रहा संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया? अभी हम लोग पढ़े अष्टाध्यायी पाणिनि। ठीक है, स्वामी इसमें आप कुछ किसे से क्या, जैमिनी मीमांसा दर्शन के संस्थापक थे। अभी पढ़े हम लोग, वसुमित्र बौद्ध दार्शनिक थे। कनिष्क काल के चौथे बौद्ध संगीति का अध्यक्ष थे, और कपिल सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। हम लोग ऊपर में भी देख लिए ऐसा क्वेश्चन। कह रहा स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दिया था? स्वामी महावीर ना, तो महावीर प्राकृतिक में दिए थे, ताकि सभी लोग, आम जनता भी, जो गरीब है, सभी लोग इसको समझ सके। देखिए, जानते हैं जैन धर्म को 24 में तीर्थकर वर्तमान महावीर ने अपना उपदेश है न शिक्षाएं प्राकृतिक भाषा में दिए थे। उस समय संस्कृत उच्च वर्ग, हम लोग देखें कि संस्कृत उच्च वर्ग पुरोहितों की भाषा थी, जिन्हें आम जनता नहीं समझ सकती थी। महावीर स्वामी चाहते थे कि उनका ज्ञान समाज के सबसे निचले और साधारण व्यक्तियों तक पहुंचे, इसलिए उन्होंने आम बोलचाल की भाषा प्रकृति को ही चुना। ठीक है, मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली प्रकृति को मगधी मगधी भी कहा जाता था। ठीक है, लेकिन इसके विपरीत महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा पाली भाषा में लिखा। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध पाली भाषा में दिए थे और प्राकृतिक भाषा में महावीर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया। जैन धर्म को व्यापारियों ने क्या किया? समर्थन किया, बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सत्य है ना? हाँ, ठीक है। किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म का अस्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जैन धर्म में कहा गया कि किसी को तुम मार नहीं सकते हो। अगर तुम जमीन को खोदते हो या जोतते हो, तो उसमें छोटे छोटे जीव जंतु वो भी मर जाएंगे। इस वजह से, इस कारण से जो है ना, किसान वर्ग ने उनका क्या किया? अस्वीकार किया। देखिए, एक दो दोनों सही है। जैन धर्म नियमों का पालन करना व्यवहारिक रूप से अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग प्रभाव रखता था। जैन धर्म के सबसे ज्यादा समर्थन व्यापारियों ने किया था, क्योंकि व्यापार करने में जैन धर्म के कड़े नियमों का कोई सीधा टकराव नहीं होता था। बिल्कुल सही है। किसानों के लिए जैन धर्म नियम को पूरी तरह स्वीकार करना बेहद कठिन था। जैन अहिंसा का नियम इतना सख्त था कि किसी कीड़े मकोड़े को मारना भी पाप था। बताइए, किसी भी कीड़े मकोड़े को मारना भी पाप था। चूंकि किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में हल चलाना पड़ता था, जिससे अनजाने में कीड़े मकोड़े मर जाते थे। इस वजह से जो है उनका किसान जो है धर्म को अपना नहीं सके। तो दोस्तों, आज हम टोटल 80 क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन मैंने यहाँ करा दिया है, तो 40 अगले सेशन में कराएंगे, क्योंकि 80 क्वेश्चन होंगे तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़े हो जाएंगे, है ना। और अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर भी कीजिए, और इसी टाइप का और वीडियो अगर चाहते हैं, है ना, तो सब्सक्राइब करिए। जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो कैसा लगा इस सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, है ना। अगर कुछ सुधार करने की जरूरत है तो भी बताइए, क्या और किस तरह से इसको सुधार किया जा सके, है ना। बाकी ये जो क्वेश्चन है, ये ट्यूटोरियल का ही है सारा क्वेश्चन। मैंने सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं, है ना, ये सिर्फ मैंने लिखवाया है अपनी तरफ से, ताकि बच्चे अगर एनसीईआरटी नहीं भी पढ़े हैं तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाए, है ना। उसमें भी ट्यूटोरियल की बुक देखिएगा तो उसमें भी डिस्कशन दिया हुआ है, लेकिन उस टाइप से नहीं दिया हुआ जिस टाइप से मैंने आपको यहाँ बना के रखा है ना। इसमें इतना देने का मुख्य कारण ये है कि एनसीईआरटी बुक आपको दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े। अगर आप एक बार पढ़ लिए हैं
है ना। तो यहाँ से आपको बहुत अच्छी तरह से रिवीजन हो जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा, है ना, तो आप अधिकारी अड्डा अभी पीडीएफ रहने दीजिए, टेलीग्राम तो अभी बंद है, 22 के बाद है ना। लिंक आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइए, ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो 22 के बाद देखते हैं। बाकी इसके पहले भी एक वीडियो बनाया है ना, लूसेंट का, चाहे तो आप वो भी जाके देख सकते हैं। इसी तरह से उसमें भी हम जो है ना, अगर आप बीपीएससी का भी तैयारी कर रहे हैं तो लूसेंट से बीपीएससी का क्वेश्चन मैंने उसी से निकाल कर जो है ना बनाया है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहीं पर अब करते हैं। अगला वीडियो में है 40 के बाद 80 क्वेश्चन को पूरा लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए।